हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और उनका प्रयोग। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम और रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट होती है, अर्थवान होती है और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अभी ये हमारा क्लियर होगा आगे उदाहरण के द्वारा। जैसे ही हमारे विराम चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा हमें क्लियर होगा कि विराम चिन्ह की क्या आवश्यकता होती है। पहला उदाहरण है मोहन पढ़ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक हमें सामान्य सूचना मिल रही है। दूसरा वाक्य है ताजमहल किसने बनवाया, तो इसके पीछे प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया है। तीसरा वाक्य है श्याम आया है। श्याम आया है, अगर हम इस तरीके से वाक्य बोलते हैं तो इसमें क्या है, आश्चर्य का भाव है। और अगर हम नॉर्मल इस सेंटेंस को बोलते हैं कि श्याम आया है, तो कोई ये क्या होगा, एक सामान्य सूचना मिल रही है हमें। और अगर हम बोलते हैं कि श्याम आया है, तो ये क्या हुआ, आश्चर्य का भाव है। तो इस प्रकार विराम चिन्ह से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। बाकी अभी आगे और भी उदाहरण आएंगे जिससे हमें स्पष्ट होगा कि विराम चिन्ह किस प्रकार से वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग नहीं किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। इसको हम अभी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो। यह एक नॉर्मल वाक्य है जिससे हमें कुछ भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरे वाक्य के अंदर रोको के बाद क्या करा, अल्प विराम लगा दिया, मत जाने दो। रोको मत जाने दो मतलब रोक लो, यहाँ पर जाने नहीं देना है। तीसरे वाक्य में रोको मत जाने दो मतलब यहाँ पर जाने देने की बात हो रही है। तो तीनों वाक्यों में शब्द तो एक जैसे हैं, लेकिन एक अल्प विराम ने ही वाक्य के अर्थ को बदल दिया है। जो 3 उदाहरण थे उसमें पहले वाक्य में हमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, जबकि जो दूसरा और तीसरा वाक्य है उसमें अर्थ तो स्पष्ट हो रहा था, लेकिन क्या थे, दोनों के दोनों वाक्य एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। एक में जाने देने की बात हो रही थी और एक में रोकने की बात हो रही थी, जबकि तीनों वाक्यों में क्या थे, शब्द एक जैसे ही थे। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया था, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया था। तो एक अल्प विराम ने ही क्या करा, दोनों वाक्यों के अर्थ को बदल दिया है। तो इसी प्रकार जो विराम चिन्ह होते हैं वो क्या करते, वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। अब है विराम चिन्ह के प्रकार। तो हिंदी के सभी विराम चिन्ह हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के इसके भेद होते हैं विराम चिन्ह के, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम, जो कोमा होता है। दूसरा है अर्ध विराम, सेमीकोलन बोलते हैं जिसे, ऊपर डॉट नीचे कोमा। थर्ड है पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम, जो वाक्य के पूर्ण होने पर लगाया जाता है। फोर्थ है उपविराम, जिसको कॉलन बोलते हैं, 2 डॉट्स होती हैं। फिफ्थ है विस्मयादि बोधक, जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है। सिक्स्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो क्वेश्चन मार्क है। सेवंथ है कोष्टक, जो ब्रैकेट होता है। 8वां योजक चिन्ह, जो हाइफन का, जो डैश का साइन लगाते हैं हम। 9th पे है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। 10th है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक,
ये क्या होता है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर का ड लिख के उसके आगे हम एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं, छोटा सा शून्य, तो वही होता है लाघव चिन्ह। 11th पर है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह, जो 2 डॉट उसके बाद डैश लगता है। ठीक है, साइन ऑफ जो फॉलोइंग होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ क्वेश्चन होता है उसके बाद हम 2 डॉट लगा के डैश लगा देते हैं। 12th है रेखांकन चिन्ह, जो अंडरलाइन होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। 13 पे है लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन, जो डॉट 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 लग जाते हैं। 14 पर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जो रिपीट पॉइंटर सिंबल्स होते हैं। मीन्स जब हमने कोई वाक्य ऊपर लिखा उसमें वही चीज़ हमें नीचे लिखनी है तो हम क्या करते हैं, 2 कोमा लगा देते हैं, जिससे कि ऊपर वाला जो वर्ड है वही नीचे एज इट इज़ सेम वर्ड है। 15 पर है विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपद। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई वाक्य हमने लिखा है या कोई भी सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में या हिंदी में, हमारा कोई वर्ड मिस हो जाता है तो इस साइन को लगाकर उसके बाद वो वर्ड हम ऊपर लिख देते हैं, तो वहाँ पर इस साइन का यूज़ होता है। 16 पर है अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जो एस का साइन लगता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन। 17 पर है तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्वल साइन जो होता है इक्वल टू का, वो होता है ना इक्वल्स टू का साइन है। 18 पर है निर्देशक चिन्ह, जिसे बोलते हैं हम डैश साइन, जो बड़े वाला डैश होता है। अब हम विराम चिन्ह को, इनकी परिभाषा या इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला था हमारा अल्प विराम चिन्ह, जिसको हम कोमा बोलते हैं, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक तो जहाँ पर वाक्य में थोड़ा रुकना पड़ता है, और दूसरा जब हमारी वस्तुएं या किसी के नाम एक से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर भी अल्प विराम कोमा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अल्प विराम के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे नाम हैं, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, तो इनके बीच में अल्प विराम मीन्स कोमा का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। तो ये सारे नाम हो गए कि पहाड़ देखे, झरने, नदी, खेत, तो इनके बीच में भी हमने कोमा का मीन्स अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोमा। दूसरा है अर्ध विराम सेमी कॉलन, ऊपर एक डॉट नीचे कोमा लगता है जो। यहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो इस प्रकार ये 2 वाक्य हैं, तो इनसे हमें पता चलता है कि हमें जहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अल्पविराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है, और अर्धविराम को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमीकोलन का साइन। थर्ड है पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग लगाया जाता है। पूर्ण विराम के उदाहरण, पहला वाक्य राम खाना खाता है, दूसरा मोहन स्कूल जाता है, तीसरा राम का दोस्त मोहन है, फोर्थ मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये एक नॉर्मल वाक्य होते हैं जिसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, और पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। फोर्थ है उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जो कोलन 2 डॉट होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। मतलब कोई भी कथन है उसको हमें अलग दिखाना है। जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण को हमने अलग शो किया और बताना है कि वह एक अभिशाप है। ऐसे ही विज्ञान को हमने अलग किया और उसका हमें बताना है कि वह वरदान या अभिशाप दोनों हैं। तो इस तरह से जब हम किसी कथन को अलग से शो करते हैं तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम को इंग्लिश में कोलन कहते हैं। फिफ्थ है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा
आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले भी किया जाता है। अब ये विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जो अभी मैंने बात की थी, जो विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से हैं? जैसे हाय, आ, छी, अरे, शाबाश, ये सारे जो शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय ही होते हैं। तो इसमें पहला वाक्य है हाय वह मर गया। तो इसमें हाय के बाद जो चिन्ह यूज़ हुआ है वह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आह कितना सुंदर मौसम है, तो आ के बाद हमने विस्मयादि बोधक लगाया। वाह कितना सुंदर वृक्ष है, तो वाह के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटरजेक्शन। 6 है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में ही किया जाता है। इससे हमें नॉर्मली पता चल जाता है कि जिस भी वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें प्रश्नसूचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नसूचक चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं। वह क्या लिख रहा है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है ताजमहल किसने बनवाया, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया है। और प्रश्नसूचक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। 7वें नंबर पर आता है कोष्टक, जिसको ब्रैकेट बोलते हैं। तो कोष्टक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग अर्थ को और ज़्यादा अधिक स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। तो मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ के, किसी भी शब्द के अर्थ को और अच्छी तरीके से हमें स्पष्ट करना है तो उसके लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कोष्टक चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं। जैसे विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए, ठहर जा। दूसरा वाक्य है धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। और कोष्टक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। 8वां है योजक चिन्ह हाइफन, जो डैश होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। योजक चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख के बीच में जो डैश लगता है वो क्या होता है? योजक चिन्ह। हानि लाभ, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, इनके बीच में जो डैश डैश लगा है वो क्या है? योजक चिन्ह है। दूसरा वाक्य है देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो योजक चिन्ह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइफन। 9 है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं हम। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर अवतरण चिन्ह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन स्वप्नेहु सुख नाहिम। तो ये जो पराधीन सपनेहु सुख नाहिम, इसको हमने क्या करा? इन्वर्टेड कोमा के अंदर हाईलाइट कर दिया। दूसरा वाक्य है जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। तो जीवन विश्व की संपत्ति है, इसको इन्वर्टेड कोमा से हाईलाइट किया गया है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, इसको हाईलाइट करने के लिए अवतरण चिन्ह या इन्वर्टेड कोमा का यूज़ किया गया है। चौथा वाक्य रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि हैं। तो रामधारी सिंह जो दिनकर को उसमें जो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है, एक तो हम उसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा एकल उद्धरण चिन्ह जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। तो इसमें दिनकर को सिंगल इन्वर्टेड कोमा से हाईलाइट किया गया है। 10वां है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, इसको बोलते हैं हम एब्रीविएशन साइन। किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके बाद शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो उसको शॉर्ट में डा लिख के उसके आगे हम हल्का सा सर्कल लगा देते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं हम लाघव चिन्ह। तो ये लाघव चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं। जैसे डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर के डॉ लिख के हमने उसके आगे छोटा सा शून्य लगा दिया। पंडित के लिए, तो प में डॉट लगा के पन, फिर नीचे एक सर्कल लगा दिया। ऐसे इंजीनियर के लिए क्या लिखते हैं हम? इंजी, फिर आगे सर्कल लगा देते हैं, एक शून्य लगा देते हैं। जैसे हमें लिखना है उत्तर प्रदेश, तो ऊ लिख के
वो लगा देते हैं सर्कल, शून्य छोटा सा, फिर प्र लिख के सर्कल लगा देते। तो लाघव चिन्ह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन साइन। 11वां है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह, इसको बोलते हैं हम साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के विषयों में कुछ सूचक, निर्देशक आदि देने के लिए किया जाता है। तो विवरण चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आम के निम्न फायदे हैं, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, वचन के 2 भेद हैं। तो ये जो साइन हमने लगाया है के बाद में, ये क्या होता है? हमारा विवरण चिन्ह होता है और इसको इंग्लिश में साइन ऑफ फॉलोइंग बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद जैसे हमने ये साइन लगा दिया, तो इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वां है रेखांकन चिन्ह, जो अंडरलाइन किया जाता है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेखांकन चिन्ह के यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी अलग करती है। तो इस वाक्य के अंदर हम पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी अलग करती है? तो यमुना नदी, तो हम यमुना नदी को अंडरलाइन करेंगे। या ये वाक्य हम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डैश और डैश को यमुना नदी अलग करती है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा वाक्य है गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा उपन्यास, तो गोदान, तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम। तो वो अंडरलाइन से होगा कि कौन सा उपन्यास है, तो गोदान। तीसरा वाक्य है कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया। तो किसने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया? तो कृष्ण को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। या कृष्ण ने किसके पेड़ के नीचे उपदेश दिया? तो बरगद अंडरलाइन होगा। तो रेखांकन चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। अगला है लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह, साइन ऑफ ओमिशन। ये इसमें होती हैं डॉट डॉट्स। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने कोई वाक्य लिख दिया, अनुच्छेद लिख दिया, उसका कुछ अंश हमें छोड़ना है, तो हम उसमें डॉट डॉट्स लगा देते हैं। ये यहाँ पर लोप चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है राम ने मोहन को गाली दी। दूसरा है मैं सामान उठा दूंगा पर। तीसरा है मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ। तो इसमें जो हमने दी के बाद पहले उदाहरण में क्या करा, डॉट डॉट्स लगा दिया, कुछ अंश उसके अंदर छोड़ दिया है। दूसरे में पर के बाद, तीसरे में चलूँगा के बाद। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे कुछ क्वेश्चंस लंबे होते हैं तो हम स्टार्टिंग का पार्ट लिख के डॉट डॉट्स लगा देते हैं, फिर उसके बाद में हम लास्ट का कुछ पार्ट्स होता है तो वो लिख देते हैं। तो वहाँ पर जो साइन यूज़ होता है वो कौन सा होता है? हमारा लोप चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उसमें। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके उदाहरण हैं रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। फिर इसी वाक्य को हमने इसी वाक्य के लिए दूसरा वाक्य भी लिखा। दूसरे वाक्य में है, पहले हमने चिन्ह लगा दिया, के पिता एक किसान है। किसके पिता? रमेश। तो हमने क्या करा, रमेश को दोबारा ना लिखकर उसके लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई हमने वाक्य ऊपर लिखा, उसी वाक्य के कुछ शब्द हमारा क्या है अगले वाक्य में भी प्रयोग हो रहे हैं, तो उसके स्थान पर हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपीट पॉइंटर सिंबल। नेक्स्ट है विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद इसको बोलते हैं। तो ये चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, वहाँ पर हमारा कोई वर्ड या कोई शब्द मिस हो जाता है, तो उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर यह चिन्ह लगाकर वो शब्द हम ऊपर वहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर विस्मरण चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण है राम जाएगा। तो यहाँ पर राम के बाद में क्या हुआ, एक वर्ड मिस हुआ है, जिसके लिए हमने विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया है और उस चिन्ह का प्रयोग करके हम उस शब्द को लिखेंगे।
तो यहाँ पर इस वाक्य में राम के बाद में वर्ड मिस हुआ था मथुरा, तो हमने विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके मथुरा वर्ड को ऊपर लिख दिया है। अब अगला उदाहरण है शाम में रहते थे। तो शाम के बाद में यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा गया है जिसके लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द छूट गया है। तो यहाँ पर शाम के बाद में गांव शब्द छूट गया था, जो हमने विस्मरण चिन्ह लगाकर उसको ऊपर लिख दिया। शाम गांव में रहते थे। अगला वाक्य है राम बहुत लड़का है। तो बहुत के बाद में शब्द छूटा है। तो यहाँ पर जो शब्द छूटा था वह था सीधा। राम बहुत सीधा लड़का है। तो सीधा वर्ड शब्द छूट गया था जिसके लिए हमने विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया और सीधा शब्द उसी के ऊपर लिख दिया। अगला वाक्य है मैंने तुमसे वो बात की थी। तो बात के बाद में क्या हुआ, एक शब्द छूटा है जिसके लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर भी। तो मैंने तुमसे वो बात कब की थी। तो यहाँ पर कब शब्द छूट गया था जिसके लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया गया और कब को ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा विस्मरण चिन्ह होता है और इसको इंग्लिश में ऑब्लिवियन साइन बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग केवल जब हम पेन से कॉपी में लिखते हैं तभी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा टाइपिंग में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह, लो प्रोनाउंसिएशन साइन। अवग्रह एक देवनागरिक चिन्ह है। इसका प्रयोग संधि के कारण विलुप्त हुए अ के लिए किया जाता है। तो ये चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब हम किसी शब्द की संधि करते हैं वहाँ पर जो अ होता है उसके विलुप्त के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब इस समय इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब कोई दीर्घकाय अति दीर्घ स्वर होता है या दीर्घ उच्चारण किया जाता है किसी शब्द का, या पुकारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब किसी वाक्य या शब्द में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसा हम अभी एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। जैसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह के उदाहरण है जैसे माँ, लेकिन हम बोलेंगे माँ तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ऐसे ही बुआ हमने बोला तो यह एक साधारण शब्द है, लेकिन जब हमने बोला बुआ हमने तेज से आवाज़ लगाई, जब हम काफ़ी लंबे स्वर को लेके जाते हैं अपने, तो उस टाइम इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो बताया था कि संधि के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है जैसे बालकोयम। तो यहाँ पे हमने अ की जगह क्या करा, इस चिन्ह का प्रयोग किया है। और यहाँ पर संधि के कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह, यह चिन्ह कौन सा होता है, जो इक्वल्स टू का साइन होता है उसी को तुल्यता सूचक चिन्ह बोला जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और इसका अधिकांश प्रयोग इसमें किया जाता है गणित में, जो हम मैथ्स में इसका ज़्यादातर इस साइन का यूज़ करते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह के कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे अभी बोला हमने कि इसका यूज़ ज़्यादातर गणित में किया जाता है। तो पहला उदाहरण है नो इज इक्वल टू, नो को हमने ऐसे लिखा, इज इक्वल टू फिर हम क्या लिख सकते हैं 7 + 2 भी हमारा 9 होता है और 5 + 4 भी 9 होता है। ऐसे ही सोना, जो सोना है उसका यहाँ पर इसमें रेट बताया गया है कि इज इक्वल टू कैसे है, वो 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ऐसे तीसरा उदाहरण है 10 रुपये इज इक्वल टू 2 रोटी, मीन्स 10 रुपये की 2 रोटी हैं। तो अतः इस चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, संख्या, गुण आदि को बराबर या समकक्ष, समान या तुल्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। और इसे इंग्लिश में इक्वल टू का साइन बोलते हैं, इज इक्वल टू, जो इक्वल टू का साइन होता है। अगला है निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश साइन बोलते हैं। ये लास्ट विराम चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है और इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे अध्यापक, तुम जा सकते हो, अध्यापक ने बोला कि तुम जा सकते हो। दूसरा उदाहरण है जैसे क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। तो इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर खेलों के नाम बताए हैं, जैसे हम उदाहरण लिया है हमने।
तो इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या समस्त पद के लिए किया जाता है। समस्त पद से तात्पर्य दो शब्दों के मध्य किसी शब्द का लोप हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद से तात्पर्य समास से होता है, परंतु जहाँ प्राय द्वंद्व समास होता है वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिए गए यहाँ पर सुख दुख, तो सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह एक समस्त पद है सुख दुख। यहाँ पर क्या है, एक शब्द का लोप है और वह शब्द है और। तो ये समास कौन सा हुआ, द्वंद्व समास है। जब हम द्वंद्व समास आता है तो वहाँ पर समस्त पद के अंदर योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह अर्थात किसी शब्द का लोप है, जैसे या होगा, एवं या सुख दुख, इन शब्दों का वहाँ पर प्रयोग मिलेगा। तो उनके जगह पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब हम योजक चिन्ह को हटा देते हैं तो वहाँ पर और या ऐसे शब्द लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, समास होता है। और यही चिन्ह, अगला उदाहरण क्या है, लाभ हानि। तो लाभ हानि के बीच में भी क्या हुआ, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, लाभ और हानि। अगला दिन रात, दिन रात के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग है, तो दिन और रात। तो यहाँ पर हमारे विराम चिन्ह पूरे हो गए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको विराम चिन्ह समझ में भी आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और इसी तरह की हिंदी व्याकरण की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की, उस पर जाकर आप और भी ग्रामर्स के टॉपिक देख सकते हो। धन्यवाद।